जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्लॉक 8 की पैथोलॉजी नियोप्लेजिया हम लोग पढ़े थे, विच इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक रॉबिन्स। अच्छा बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने जो है ना, सबसे पहले इसका जनरल ओवरव्यू पढ़ा, हम लोगों ने इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा, बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का डिफरेंस पढ़ा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंसिएशन एनाप्लेजिया और भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जेनेटिक लियंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना आपके चैप्टर की मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, जो आपका एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, दैट इज़ द हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर। तो आज यहाँ से हम लोगों ने इंशाल्लाह 7 हॉल मार्क्स हैं और मैं कोशिश करूँगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो हम 7 हॉल मार्क्स को ख़त्म कर लें। क्या है कि ना ये सिलेबस आप लोगों का बहुत ज़्यादा है ना, चैप्टर नंबर सिलेबस आप लोगों का बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक नंबर 8 का। तो मसला ये हो रहा है कि एक वीडियो ही मुश्किल से रोज़ बन पाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ना हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर होता है क्या। उससे पहले मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल जहन में रखें कि जो नॉर्मल सेल होता है ना, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शहरी, एक अच्छा वेल बिहेव्ड सिटीजन। ठीक है, एक वेल बिहेव्ड सिटीजन के पास अगर एक गाड़ी है ना, जब वो सड़क पे जाता है तो वो तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है। यानी कि जहाँ पे वो देखता है कि रेड सिग्नल है वहाँ पे उसने ब्रेक भी लगानी है, जहाँ ग्रीन सिग्नल है वहाँ उसने एक्सेलरेटर दबा के गाड़ी आके लेके जानी है, उसने रोड्स को फॉलो करना होता है और उसने टाइम से घर वापस आना होता है। वो इर्द गिर्द डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर ट्रैवल भी नहीं करता। लेकिन जो कैंसर सेल होता है ना, ये एक गंदा सा सिटीजन होता है, गंदा सा ड्राइवर, रॉग यानी कि नॉट वेल बिहेव ड्राइवर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हर वक्त ना एक्सेलरेटर दबा के रखता है। अब आप हर वक्त गाड़ी में एक्सेलरेटर दबा के रखेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी जाकर ठोकी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये सिग्नल्स को इग्नोर करता है, ये ब्रेक कहीं अप्लाई नहीं करता, ना ये रिटायर होता है ना ये मरता है, और ये हर वक्त डिस्टेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करता रहता है, और जो ट्रैफिक पुलिस होती है उससे भी ये छुप जाता है और हमेशा बच जाता है। तो कैंसर सेल की मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है, जो हर वक्त उसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है, जो भी एपोप्टोसिस के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, सेल डेथ के सिग्नल्स होते हैं, वो इनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और वो मेटास्टेसिस शो करता है और इन्वेजन शो करता है। ठीक है, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर जाना है, आप एक एनालॉगी है ये। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उससे भी ये छुप जाता है और बच जाता है और बॉडी के अंदर ग्रो करता रहता है। तो इस तरह की एनालॉगी मैंने आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। अब कैंसर सेल ना बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए सेल की फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस लेकर आता है। यानी कि नॉर्मली जिस तरह सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, उसकी नॉर्मल एक बायोकेमिस्ट्री होती है, एक फिजियोलॉजी होती है, उसको वो क्या करता है, चेंज कर देता है। जब वो चेंज कर देता है ना अपने फ़ायदे के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर सर्टन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर। हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर क्या है? सेल की फिजियोलॉजी के अंदर कैंसर सेल अपने मफाद के लिए चेंजेस कर देता है, उनको हम बोलते हैं कि ये हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर है। अब वो हमारे पास 7 हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर है, आपकी बुक के अंदर भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को आपकी बुक से दिखाऊं तो ये हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर हम पढ़े हैं, उसको सारा बकवास लिखिएगा, रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने सिर्फ वो बातें याद रखनी है। ये 7 स्टेप्स हैं, इस पूरे पैराग्राफ से ना आप लोगों ने बस इतनी चीज़ याद रखनी है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जनाब? सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, यानी कि ग्रोथ सिग्नल्स के अंदर, अच्छा मैं अभी इनको एक्सप्लेन नहीं करी, अभी सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ, हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने सिर्फ पहला हॉलमार्क पढ़ना है। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल है, इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है, ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, इवेजन ऑफ इम्यून सर्वेलेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को नामों से भी आइडिया हो गया होगा, लेकिन हम लोग बिना टाइम ज़ाया किए पहले हॉलमार्क पर जाते हैं, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों को नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से इसके पता चल रहा है कि ग्रोथ सिग्नल के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि खुद मुख्तारी, ठीक है, ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी गेन करना। अच्छा नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है ना वो हर वक्त डिवाइड नहीं होता रहता। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो नॉर्मल सेल होता है ना, जब बॉडी ने माइटोसिस करनी है तो वो हर वक्त नहीं होती रहती। सिग्नल आते हैं, बॉडी को नीड फील होती है, बॉडी को ज़रूरत महसूस होती है, तभी सेल डिवाइड होता है। लेकिन जिस तरह एक गाड़ी की मिसाल है, अब एक गाड़ी है ना वो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होती जब तक आप वो इंजन के अंदर चाबी नहीं घुमाते ना। आई डोंट नो कार एंड इट्स मैकेनिक्स, तो मैं इंजन ही बोल रही हूँ। इंजन के अंदर जब तक आप चाबी नहीं लगा देना तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये कार की मिसाल है। उसी तरह एक सेल को जब बाहर से सिग्नल नहीं मिलता, अब चाबी उसका सिग्नल है, सिग्नल मिलेगा तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी। तो नॉर्मल सेल के लिए भी ना ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं, जब वो सिग्नल आते हैं तभी सेल डिवाइड करता है। लेकिन अच्छा इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर हमारे पास एक सिग्नल होता है, एक लाइगेंड होता है, एक आउटसाइडर होता है जिसने आके बाइंड करना होता है रिसेप्टर के साथ। जीएफ का मतलब है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर ने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देना होता है। जिस तरह चाबी एक ग्रोथ फैक्टर है, उसने इंजन के अंदर लगना है जो कि उसका रिसेप्टर है। ठीक है, चाबी हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है और जो इंजन है वो उसका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। जैसे ही चाबी लगेगी तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, इंजन चलने लग जाएगा। इसी तरह से जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ट्रांजिएंटली, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वो गाड़ी अब
जिंदगी भर चलती रहेगी। ट्रांजिएंटली थोड़े टाइम के लिए रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, उसके बाद जो सिग्नल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू और जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है उसके थ्रू वो सारे सिग्नल पहुंचते हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तक, जो कि जीन्स को टर्न ऑन करता है। और जब वो जीन्स को टर्न ऑन करता है तो सेल जो है ना वो सेल साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है और सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको इसकी मिसाल दिखाती हूँ। ये देखो आपकी बुक की डायग्राम है, ये जो ग्रीन से बना हुआ है बच्चों, ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो ऊपर बॉल सी बनी हुई है ये ग्रोथ फैक्टर है। ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है और इसके अंदर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पड़ा हुआ है। जैसे ग्रोथ फैक्टर या लाइगेंड आके ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा तो जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होगा, ये अंदर वाली प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, सारा सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता हुआ यहाँ पे जो है ना वो इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी जीन्स की, और यहाँ से सेल जो है ना वो सेल साइकिल के अंदर एंटर होकर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि उनको बाहर की परमिशन की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी चाबी की मोहताज ही ना रहे और एक गाड़ी जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर भी वैसे चाबी तो लगती होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि चाबी की जरूरत ही नहीं है, या एक दफ़ा आपने चाबी लगाई तो अब गाड़ी हमेशा के लिए एक्टिवेट हो गई, तो ये खतरनाक कंडीशन है। तो बेसिकली कैंसर में क्या हो रहा होता है, इस केस में सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या है तो बच्चों आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लेकर आओ, मैंने उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से होता क्या है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है वो ऑन्कोजीन के अंदर, ऑन्कोजीन ऑन्कोप्रोटीन के अंदर, ऑन्कोप्रोटीन आगे ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, अब सेल्फ सफिशिएंसी हमारे पास किस किस लेवल पे आ सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में बात की थी कि यहाँ पे रिसेप्टर और इतने सारे स्टेप्स बीच में आ रहे हैं, तो सेल्फ सफिशिएंसी तो किसी भी लेवल पे आ सकती है। तो बच्चों सेल्फ सफिशिएंसी वो या तो ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल पर आएगी, या फिर हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स है, यानी कि सिग्नल आगे पहुंचाने वाली प्रोटीन्स है उनके लेवल पे आएगी, या फिर जो है ना इस लेवल के ऊपर सेल साइकिल के अंदर आ सकती हैं। तो बारी बारी हमने इन तमाम बातों को डिस्कस करना है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी बच्चों। मैं आप लोगों को यही बात बताई है कि नॉर्मली क्या होता है, सेल्स सिग्नल्स के बगैर डिवाइड नहीं होते, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि सेल जो होते हैं ना वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, उनको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती और वो डिवाइड होते रहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल पाथवे बताया कि नॉर्मल पाथवे हमारे पास ये है कि जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ कंबाइन होकर सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है और सारे सिग्नल साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल करते करते यहाँ जीन्स तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि ये सेल्फ सफिशिएंसी किस तरह से आ रही है। तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर लेवल के ऊपर आएगी, या सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन के लेवल पे, या फिर सेल साइकिल के लेवल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर। आज हमने सिर्फ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात करनी है बच्चों। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, 4-5 सफ़े तो आपकी बुक से भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो तक हम इसको कवर कर लें। हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर के नाम से सारी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं, अलग से टॉपिक का नाम नहीं लिखूँगी, ठीक है। तो हम ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल के ऊपर ऑटोनॉमी पढ़ते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर होता है ना, यानी कि ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और ये इसका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बच्चों कोई और सेल किसी और सेल के ऊपर होता है, ठीक है, और जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है वो कोई और सेल सिंथेसाइज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन कैंसर में हमारे पास क्या होता है, या तो ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी या पैराक्राइन स्टिमुलेशन। ऑटोक्राइन का मतलब है खुद ब खुद, ऑटोमेटिक जिस तरह होता है ना खुद ब खुद। ऑटोक्राइन का मतलब है खुद ब खुद, और पैरा का मतलब होता है साथ वाला। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक मेडिकल स्टाफ है, एक पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ के साथ वाला स्टाफ पैरेलल टू दैट, पैरेलल मतलब पैरेलल से निकला ये। तो ऑटो का मतलब है ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन, मतलब खुद ब खुद स्टिमुलेट करेगा, और पैराक्राइन का मतलब है कैंसर सेल के साथ वाला सेल उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन के अंदर क्या होगा, कैंसर सेल अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, इसी कैंसर सेल है और कैंसर सेल का ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। अब बाहर से आके कोई इसको सिग्नल दे, ये कहेगा नहीं मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाऊंगा। खुद ग्रोथ फैक्टर बनाता जाएगा, खुद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता जाएगा और सेल साइकिल को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। तो कैंसर सेल अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाना स्टार्ट कर देगा, वो खुद बनाएगा और बनाते ही रहेगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर कम, क्योंकि कोई और बना रहा होगा तो वो तो लिमिटेड अमाउंट में देगा, ठीक है। इसी तरह से है बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना खाना बनाना है, कोई और मुझे खाना भेज रहा था, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड थी, वो खाना भेजेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। अब मैं कहती हूँ नहीं मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, तो भाई मेरी मर्जी आएगी, मैं दिन में 3 टाइम खाऊँ, 4 टाइम खाऊँ, 5 टाइम खाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही घटिया मिसालें होती हैं आई नो। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंसर सेल जो है ना अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि सेल ए ग्रोथ फैक्टर बना रहा था और सेल बी उसको इस्तेमाल कर रहा था। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर सेल खुद ग्रोथ फैक्टर बनाता है और खुद ही उसको इस्तेमाल करता है और खुद को स्टिमुलेट करता रहता है। अब इसकी एग्जांपल है, हमारे पास 2 कैंसर बताए हुए हैं, एक है ग्लायोब्लास्टोमा, एक है सार्कोमा। ग्लायोब्लास्टोमा में क्या होता है कि PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, यानी कि सेम सेल के पास उसी का रिसेप्टर भी है और सेम सेल के पास उसी का ग्रोथ फैक्टर या फिर सिग्नल्स भी हैं उसके। सार्कोमा में क्या होता है, TGF अल्फा और TGF अल्फा रिसेप्टर एक ही सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आएगी कि ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन क्या होता है, कि ये जो सेल्फ सफिशिएंसी ऑटोनॉमी हम कह रहे हैं अचीव हो रही है, ये 5 तरीकों से अचीव होती है। पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन। दूसरा तरीका है बच्चों 4 तरीकों से होती है, हाँ 5 तरीकों से होती है। दूसरा तरीका है हमारे पास पैराक्राइन स्टिमुलेशन। पैराक्राइन का मतलब है कैंसर सेल साथ वाले स्टोमल सेल को बोलेगा। अब स्टोमा क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बड़े डिटेल से पढ़ाया था। स्टोमल सेल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं कैंसर के। कैंसर सेल्स अपने सपोर्टिंग सेल्स को अपने स्टोमल सेल्स को बोलेगा, और ये बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के स्टोमल सेल्स को बोलेगा कि मेरे लिए ग्रोथ फैक्टर बनाओ, क्योंकि ये तो सपोर्टिंग सेल्स है, इन्होंने सपोर्ट करना है। तो ये क्या करेंगे कि जैसे मैं पहले खुद खाना बना रही थी, अब मैं क्या कहती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को पहले मैं किसी अजनबी बंदे को कह रही थी, तो वो अजनबी बंदा उसकी मर्जी थी मुझे जब खाना दे जब ना दे, लेकिन अब मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी तो मेरी फ्रेंड तो मेरे साथ बहुत अच्छी है ना, तो वो तो मुझे हमेशा खाना बना कर देगी जब जब मैं बोलूँगी। इसी तरह या तो मैं खुद बनाऊंगी या मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी। इसी तरह कैंसर सेल या तो खुद बनाते हैं अपने लिए ग्रोथ फैक्टर, या फिर अपने साथ वाले स्टोमल सेल को बोलते हैं। ये ट्यूमर सेल जो है ना, वो स्टोमल सेल को कहता है कि मेरे लिए ग्रोथ फैक्टर बनाओ, और ग्रोथ फैक्टर को कौन इस्तेमाल करता है, ट्यूमर सेल इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी आ गई इसके अंदर, इस तरह से सेल साइकिल। और जैसे ही ग्रोथ फैक्टर बनेगा बच्चे, तो वो आगे वाला जो पूरा प्रोसेस था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ फैक्टर है, यहाँ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर आकर लगेगा, और ये सारा पाथवे और जीन्स एंड सेल साइकिल एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा तरीका कौन सा है कि कैंसर सेल्स मेक टू मेनी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। यानी कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक सेल के ऊपर 10 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 10 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन कैंसर सेल के पास हंड्रेड्स ऑफ रिसेप्टर्स आ गए हैं, ठीक है। कि अब नॉर्मली इसकी मिसाल इस तरह की है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब किसी के घर जाना है और उनके घर के बाहर एक घंटी लगी हुई है, मैं उनके घर की डोरबेल को या घंटी को प्रेस करती हूँ ना, तो अंदर से ओनर आके निकलता है, ठीक है। अब नॉर्मली घंटी एक जगह पे होती है, लेकिन अगर घंटियाँ 10 जगह पे लगी हुई हों बच्चों, बहुत ज़्यादा घंटियाँ, तो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोग उस घंटियों को, और ओनर तो परेशान हो जाएगा अंदर का। नो ये एक दूसरी घटिया मिसाल है। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि एक सेल के ऊपर अगर 10 रिसेप्टर लगे हुए ना, तो 10 जगह ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ठीक है। इसी तरह का ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरह का यहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरह का यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल अमाउंट में इस जगह पे आकर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लगा, इसका पाथवे एक्टिवेट, इसका पाथवे, इसका पाथवे, इसका अगर ये 100 यहाँ पर लगे हुए तो कितने ज़्यादा पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे, कितने ज़्यादा माइटोसिस, कितने ज़्यादा सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़े से सिग्नल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है इस तरीके के थ्रू। ये एक और तरीका है जिससे सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है। फिर आगे हमारे पास चौथा तरीका आता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रिसेप्टर, यानी कि हमेशा हमेशा ऑन रहने वाले रिसेप्टर। ये इसी तरह से है बच्चों कि जब हमने गाड़ी के अंदर चाबी डाली तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब एक दफ़ा गाड़ी के अंदर चाबी डाल के स्टार्ट हुई, और अब हमने चाहे चाबी निकाल भी लिया, फिर भी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। तो ये खतरनाक बात है ना, कि पहले क्या था कि कोई सिग्नल नहीं आ रहा था तो रिसेप्टर ऑफ पड़ा रहता था। यानी कि ये वाला जो रिसेप्टर है बच्चों, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए इस सिग्नल का बाइंड होना, इस रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर का बाइंड होना जरूरी था, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए। अब क्या है कि ग्रोथ फैक्टर नहीं भी है ना, फिर भी रिसेप्टर हर वक्त ऑन है। यानी कि ये रिसेप्टर हर वक्त ऑन है, और ये हर वक्त सेल साइकिल चलाई जा रहा है, माइटोसिस हुआ जा रहा है, और न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं। और बच्चों यही तो है कैंसर, यही तो होता है कैंसर के अंदर कि जो WBCs होते हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। उसके बाद है पांचवा तरीका के रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, के रिसेप्टर के अंदर ना इंट्रिंसिकली टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। ये पिछली बात ही है बेसिकली। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये फॉस्फोराइलेट करता है खुद को, दूसरी प्रोटीन्स को, और ये जो है ना सिग्नलिंग पाथवे और सब कुछ होके सेल साइकिल के अंदर चला जाता है। अब क्या है कि ये हर वक्त इसके अंदर की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जागी रहे। तो ये भी वही बात है जिस तरह हमने पिछली बात की थी। तो हम लोगों ने बेसिकली 5 तरीके डिस्कस किए कि सेल के अंदर या क्या आ जाए ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन, यानी कि वो अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाना शुरू कर दे। उसकी 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी, ग्लायोब्लास्टोमा और सार्कोमा। या फिर पैराक्राइन स्टिमुलेशन के वो अपने साथ वाले सेल्स को बोले के मेले बनाओ, या फिर उसके अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाए, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रहे, हर वक्त रिसेप्टर ऑन रहे। और एक और तरीका हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था बच्चों, कि कैंसर सेल्स मेक टू मेनी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। और इसकी एग्जांपल 2 एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर लिखी हुई, ये बच्चों आप लोगों ने याद करनी है कि हमारे पास एक रिसेप्टर है EFGR या ERBB1 भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है HER2 या फिर ERBB2। इसके अंदर एब्नॉर्मेलिटी आती है कि ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि जहाँ इसके 10 रिसेप्टर होने थे वहाँ इसके 100 रिसेप्टर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से लंग का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, हेड और नेक के कैंसर हो सकते हैं। और हर तो आपको पता है जहाँ पे भी हर लिखा हुआ होता है वहाँ ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर भी हमने ये पढ़ा था, और ओवर एक्सप्रेशन, अगेन ये ओवर एक्सप्रेशन की एक एग्जाम्पल है, यानी कि 10 की बजाय 100 रिसेप्टर्स का आ जाना। अब मैं आप लोगों को आपकी बुक से दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बच्चों। हम लोगों ने ये हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर पढ़े, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स पढ़ा है, मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई, ये ग्रोथ फैक्टर के बारे में बताया, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के बारे में बताया, ठीक है। मैंने आप लोग को ये सारी डायग्राम और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर, ग्रोथ फैक्टर के लेवल के ऊपर किस तरह से एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है। अब जो आगे वाली प्रोटीन्स है जिन्होंने और पाथवे चलाना है, हो सकता है ग्रोथ फैक्टर बिल्कुल ठीक हो, ये बिल्कुल ठीक काम करो, लेकिन यहाँ पर कोई मसला हो, तो यहाँ का मसला हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई नो कि मैं
बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चों मेरा मसला ये है कि मैं फोकस करती हूँ कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्वांटिटी बेशक ना मेंटेन हो। तो यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ लें बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप लोगों ने यहीं से पढ़नी है जितना मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की बुक के अंदर इतनी फजूल चीज़ें, इतनी फजूल वर्डिंग, मतलब मैं फजूल नहीं कह रही, बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन ना बच्चों के लेवल की नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आती है। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और साथ के साथ पढ़ना है। ओके।